हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यानी कि यहाँ पर हम ऐसे लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे जिसके अंदर दो वेरिएबल्स होंगे। आपको याद होगा कि क्लास 8th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, यानी कि वहाँ पर केवल एक ही वेरिएबल की इक्वेशंस होती थी, लेकिन यहाँ पर जो इक्वेशंस हम पढ़ेंगे उसके अंदर दो वेरिएबल्स होंगे, एक x और दूसरा y। An equation of the form ax plus by plus c equals to 0 where a, b and c are real numbers is called a linear equation in two variables x and y। तो ये दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है जहाँ पर x और y वेरिएबल्स हैं और a, b और c के बारे में लिखा गया है कि वेयर a, b एंड c आर रियल नंबर्स, यानी कि यहाँ a, b और c की जगह पर कोई भी रियल नंबर लिखे होंगे। तो जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म हमारे पास x की है और x का कोफिशिएंट है a। उसी के बाद सेकंड टर्म हमारे पास है y की और y का कोफिशिएंट है b। इसके बाद हमारे पास थर्ड एक कांस्टेंट टर्म है, वहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं लिखा होगा और इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड में हम लिख देंगे 0 को। तो इस तरह से दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म बन जाती है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड किया जाता है और साथ ही हम यह भी सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशन को ग्राफ के ऊपर किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले करेंगे एक्सरसाइज 4.1 जिसमें फर्स्ट सम है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट हमें दी गई है जिसको एक इक्वेशन के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो अगर हम स्टेटमेंट को देखें, यहाँ पर दो अननोन क्वांटिटी हैं, एक तो है कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक और दूसरी है कॉस्ट ऑफ अ पेन। हमें नोटबुक की कॉस्ट और पेन की कॉस्ट का रिलेशन दिया गया है कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट की ट्वाइस है, यानी कि उसकी डबल है। तो यहाँ पर हम इनको लेट करेंगे x और y के फॉर्म में। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ₹x। तो जो नोटबुक की कॉस्ट है उसको हमने x लेट कर लिया है। इसी तरह से द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज y, इसको हमने लेट कर लिया है ₹y। तो अब यहाँ पर जो रिलेशन इनके बीच में है कि नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट की ट्वाइस है, इसका यूज करके हमें यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन बनानी है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, cost of a notebook is twice the cost of a pen। तो इस स्टेटमेंट को इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे cost of a notebook, जिसको हमने लेट किया था x। उसके बाद is, यानी कि यहाँ पर हम इक्वल्स टू का साइन लगा देंगे। फिर है ट्वाइस, यानी कि हम लिख देंगे यहाँ पर 2, क्योंकि नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट की ट्वाइस है। ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स, इसलिए यहाँ पर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और उसी के साथ में है द कॉस्ट ऑफ अ पेन, तो 2 के बाद फिर हमने लिख दिया यहाँ पर y। इस तरह से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है x इक्वल्स टू 2y। अब यहाँ पर जो y की टर्म है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ही ले आएंगे और लेफ्ट हैंड साइड में आकर ये नेगेटिव में हो जाएगी। तो अब हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से हमने यहाँ पर स्टेटमेंट को इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। नाउ सम नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। तो यहाँ सम नंबर 2 में हमें कुछ लीनियर इक्वेशंस दी गई होंगी जिनको हमें जनरल फॉर्म में लिखना है और जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद वहाँ से a, b और c की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहली इक्वेशन यहाँ पर है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9.35 बार। तो आपको मैंने बताया था कि जनरल फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, यानी कि सबसे पहले x वाली टर्म, तो इस 2x को एज इट इज हम लिख देंगे। उसके बाद y की टर्म, तो इस 3y को भी एज इट इज यहाँ पर लिख दिया जाएगा। तो x
और y के बाद इसमें आती है कांस्टेंट टर्म जिसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ इक्वेशन में इस कांस्टेंट टर्म को लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में, तो हम इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे और लेफ्ट हैंड साइड में आकर ये नेगेटिव में हो जाएगा और इस तरह से राइट हैंड साइड में हमारे पास सिर्फ बचेगा 0। यानी कि हमने यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म दी गई थी इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया है और अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 2x + 3y - 9.35 बार = 0। तो अब इस इक्वेशन को हम जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करके a, b और c की वैल्यू को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर a का मतलब है x का कोफिशिएंट, तो हमारी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है, इसलिए हम लिख सकते हैं a = 2। उसके बाद b होता है y का कोफिशिएंट और हमारी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट लिखा हुआ है 3, तो हम लिख सकते हैं b = 3। एंड सिमिलरली c यानी कि कांस्टेंट टर्म, तो हमारी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है -9.35 बार, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि c = -9.35 बार। तो इस तरह से यहाँ पर हमने a, b और c इन तीनों की वैल्यूज़ को लिख दिया है। इसके बाद सेकंड पार्ट, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इक्वेशन हमारे पास है x - y / 5 - 10 = 0। तो यहाँ पर x की टर्म, y की टर्म और कांस्टेंट टर्म तीनों ही ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में लिखी हुई है, तो यानी कि हमें यहाँ पर इसमें कोई भी चेंज करने की नीड नहीं होगी। हम इसको डायरेक्ट ही कंपेयर कर सकते हैं जनरल इक्वेशन के साथ। तो जैसे कि x का कोफिशिएंट यहाँ पर जनरल इक्वेशन में a है और हमारी इक्वेशन में x के पास कोई नंबर नहीं लिखा गया, तो हम वहाँ पर x का कोफिशिएंट लिख देंगे 1 और इस तरह से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि a की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी तरह से जो y का कोफिशिएंट है उसको हम लिखेंगे -1 एंड डिवाइड बाय 5, जो कि हो जाएगी b की वैल्यू। सो वी कैन राइट b = -1 डिवाइड बाय 5 और जो कांस्टेंट टर्म है यानी कि c, उस c की वैल्यू इक्वेशन में दी गई है -10। तो इस तरह से यहाँ पर हमने a, b और c इन तीनों की वैल्यू को लिख दिया है। इसके बाद थर्ड पार्ट, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट की तरह से ही जो कांस्टेंट टर्म है वो राइट हैंड साइड में है, तो इसको हम लेकर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में और यहाँ पर आकर ये माइनस में हो जाएगी। और फिर जब हम इसको कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन के साथ, तो a की वैल्यू यानी कि x का कोफिशिएंट वो हमारी इक्वेशन में है -2, b यानी कि y का कोफिशिएंट उसकी वैल्यू हमारी इक्वेशन में है 3 एंड c यानी कि कांस्टेंट टर्म, तो ये हमारी इक्वेशन में है -6। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं a = -2, b = 3 एंड c = -6। इसके बाद फोर्थ पार्ट, x = 3y, तो इस इक्वेशन में केवल 2 ही टर्म है, एक टर्म x की है और एक टर्म y की है। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, तो अगर इक्वेशन में कोई भी टर्म मिसिंग हो तो हम उसको अपनी तरफ से लिखते हैं 0 का यूज़ करके। तो सबसे पहले हम लिखेंगे x को एज इट इज़, उसके बाद इस y की टर्म को हम ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में और यहाँ पर आकर ये माइनस में हो जाएगी। तो इस तरह से हमने पहले लिख दिया है x एंड -3y को। तो अभी भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म की नीड है, तो उस कांस्टेंट टर्म को हम खुद से लिखेंगे 0 का यूज़ करके, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी नंबर में हम 0 को अगर ऐड करें या 0 को सब्ट्रैक्ट करें तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। इसलिए हम यहाँ पर अपनी तरफ से इस 0 को लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें उस कांस्टेंट टर्म को भी शो करना है। तो इसलिए यहाँ पर हमने अब इस 0 को लिख दिया और राइट हैंड साइड में हमारे पास अब कोई टर्म नहीं है, तो वहाँ पर भी हम 0 को लिख सकते हैं। तो इस तरह से इस इक्वेशन को जब हम जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो x का कोफिशिएंट यानी कि a वो हो जाएगा 1, y का कोफिशिएंट यानी कि b वो हमारे पास इक्वेशन में है -3 और c यानी कि कांस्टेंट टर्म, तो पहले इक्वेशन में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं दी गई थी, बट हमने वहाँ पर अपनी तरफ से 0 को लिख दिया था, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो c की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। इसके बाद फिफ्थ पार्ट, 2x = -5y, तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी है कि कांस्टेंट टर्म नहीं दी गई, उसको हम खुद अपनी तरफ से लिखेंगे 0 का यूज़ करके।
सबसे पहले हम लिखेंगे 2x को, उसके बाद ये -5y लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में आने के बाद ये हो जाएगा पॉजिटिव। और क्योंकि कोई भी कांस्टेंट टर्म यहाँ पर नहीं है तो अपनी तरफ से हम यहाँ पर एक जीरो को लिख सकते हैं। और राइट हैंड साइड में अब कोई टर्म नहीं बची थी तो राइट हैंड साइड में भी हम एक जीरो को लिख देंगे। तो इस तरह से 2x + 5y + 0 = 0 को जब हम जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो हम ये देख सकते हैं कि a यानी कि जो x का कोफिशिएंट है वो है 2, b यानी कि y का जो कोफिशिएंट है वो है 5 और c यानी कि कांस्टेंट टर्म वो है 0। तो इस तरह से यहाँ पर हम a, b और c तीनों की वैल्यूज को लिख सकते हैं। 6 पार्ट, तो इक्वेशन यहाँ पर है 3x + 2 = 0। तो यहाँ पर x की टर्म है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, लेकिन यहाँ पर y की टर्म मिसिंग है। तो अब y की टर्म अगर मिसिंग है तो उसको भी हम खुद अपनी तरफ से लिखेंगे जीरो का यूज़ करके, जैसे कि हमने पिछले पार्ट में कांस्टेंट टर्म को लिखा था। तो इसलिए अब हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे इस 3x को, उसके बाद y की टर्म मिसिंग है तो हम अपनी तरफ से यहाँ पर लिखेंगे 0y को, क्योंकि आपको बताया था कि 0 को किसी भी नंबर में ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। और यहाँ सेकंड नंबर पे y की टर्म होनी चाहिए थी तो इसलिए हम 0 के साथ y को भी लिख देंगे, क्योंकि 0 को y से मल्टीप्लाई करने के बाद वैसे भी उसकी वैल्यू 0 ही रहेगी। उसके बाद ये कांस्टेंट टर्म यानी कि 2 को एज इट इज हमने लिख दिया है। उसके बाद जब हम इसको कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन के साथ तो हम देख सकते हैं कि a की वैल्यू यानी कि जो x का कोफिशिएंट है वो है 3, b की वैल्यू यानी कि जो y का कोफिशिएंट है वो हो जाएगा 0 एंड c यानी कि कांस्टेंट टर्म उसकी वैल्यू है यहाँ पर 2। तो इस तरह से a = 3, b = 0 एंड c = 2। आफ्टर दैट 7th पार्ट y - 2 = 0। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x की कोई टर्म नहीं है, तो जैसे हमने पिछले पार्ट में y की टर्म को खुद से लिखा था 0 का यूज़ करके, ऐसे यहाँ पर हम x की टर्म को लिख सकते हैं खुद से 0 का यूज़ करके। तो यहाँ पर हम सबसे पहली टर्म ही लिख देंगे 0x, उसके बाद इस y को हमने लिख दिया है और उसके बाद इस -2 को हमने लिख दिया है। तो x की टर्म मिसिंग थी, उसकी जगह पर हमने यहाँ पर लिख दिया है 0x। अब हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन के साथ। तो x का जो कोफिशिएंट है यानी कि a उसकी वैल्यू है 0, y का जो कोफिशिएंट है यानी कि b वो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 और c यानी कि कांस्टेंट टर्म उसकी वैल्यू है यहाँ पर -2। आफ्टर दैट 8th पार्ट 5 = 2x। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म और x की टर्म है लेकिन y की टर्म मिसिंग है। तो सबसे पहले तो इस x की टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे और यहाँ पर आकर ये नेगेटिव टर्म हो जाएगी। फिर जो y की टर्म मिसिंग है उसकी जगह पर हम खुद अपनी तरफ से लिख देंगे 0y और कांस्टेंट टर्म वो ऑलरेडी यहाँ पर है 5। अब इसको हम कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन के साथ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि a की वैल्यू है -2 एंड b की वैल्यू है यहाँ पर 0 और c की वैल्यू है यहाँ पर 5। तो इस तरह से यहाँ पर हमने a, b और c इन तीनों को लिख दिया है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि इक्वेशन में अगर कोई टर्म मिसिंग है तो आपको वो अपनी तरफ से लिखनी होगी 0 का यूज़ करके। तो ये थी एक्सरसाइज 4.4। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इन सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।